हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बेस थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का, दैट इज बेस थ्योरम। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर, बेस थ्योरम। 3 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा इससे। 3 to 6 मार्क्स। बेस थ्योरम का प्रूफ भी आ सकता है या उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी, या फिर दोनों भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सबसे पहले बेस थ्योरम। बेस थ्योरम होती क्या है वो देखेंगे और यूज कैसे करते हैं। इससे पहले हमने टोटल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन किए थे, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने की थी, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, और मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बोला भी था कि पहले आप क्या करोगे, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ करोगे, फिर ये लेक्चर देखोगे बेस थ्योरम वाला, क्योंकि वही प्रूफ सारा इसके अंदर भी होता है बेस थ्योरम के अंदर, और वो हम बार बार नहीं करने वाले, वो आप वहीं से सारा कर दोगे प्रूफ। ठीक है। तो चलो, होता क्या वहां पे जब हम कर रहे थे थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन करते थे। वहां पे जो क्वेश्चन करते थे कि बाउल 1 है, सम बाउल 1 है, बाउल 2 है, या फिर अर्न 1 अर्न 2 है, कुछ ऐसा। ठीक है। बाउल 1 के अंदर या बॉक्स होते थे, बैग 1 बैग 2। बैग 1 के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 2 के अंदर 4 रेड हैं, 7 ब्लैक हैं। ऐसे हैं। ठीक है। फिर आप क्या बोलते थे, इन दोनों में से रेंडमली एक बाउल आपने चूज किया। ठीक है। आपने एक बाउल रेंडमली चूज किया और उस बाउल से रेड बॉल आपने ड्रॉ की है। उस बाउल से रेड बॉल ड्रॉ की है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो उसकी रेड बॉल ड्रॉ करने की। ठीक है। आप क्या बोलते थे, 1 बाउल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम दैट बाउल, फ्रॉम दैट बाउल। इस टाइप के क्वेश्चन करते होते थे। पहले आपने दो में से एक बैग रैंडमली सिलेक्ट किया और फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकाली कि रेड बॉल ड्रॉ करने की, उस बाउल से, सिलेक्टेड बाउल से रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन से ये टोटल प्रोबेबिलिटी से करते थे। अब इसके इनवर्स टाइप के क्वेश्चन है, जो इसके इनवर्स, और इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। इसको हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। अब क्या होगा आपके पास, अब क्या होगा इनवर्स प्रोबेबिलिटी के अंदर, आपने रैंडमली एक बॉल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एक बॉल ड्रॉ की। ठीक है। एक बाउल 1 था, एक बाउल 2 था, सेम एज इट इज। आपने एक बॉल ड्रॉ की है, दोनों बाउल्स में से एक को रैंडमली चूज करके एक बॉल ड्रॉ की है, एक बॉल ड्रॉ की। अब ये जो बॉल ड्रॉ की है, ये आपके पास रेड बॉल आई, मान लो ये बॉल कैसी है, रेड बॉल आई। ठीक है। रेड बॉल आई है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो रेड बॉल आप बाउल 1 से ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल ड्रॉन इज ड्रॉन फ्रॉम बैक, या फिर बाउल 1, या फिर बाउल 2। ठीक है। ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके। जैसे आपने एक बॉल ड्रॉ की, वो आई आपकी रेड मान लो। ठीक है। रेड आई, तो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉल जो है रेड, वो हम बाउल 1 से ड्रॉ कर रहे हैं या फिर बाउल 2 से ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो क्वेश्चन में किस टाइप से मिलेगा, यहाँ पे फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
that the drawn red ball belongs to बाउल वन। वापिस जा रहे हैं ना एक टाइप से, या फिर बाउल वन के प्लेस पे बाउल टू भी मिल सकता है। बाउल वन के प्लेस पे आपको बाउल टू भी मिल सकता है। एक वे से वापिस जा रहे हो, पहले आपने दो में से एक रैंडमली बैग बाउल सेलेक्ट किया, फिर उससे एक बॉल ड्रॉ की। अब क्या पूछ रहे हैं कि ये जो बॉल ड्रॉ की है ना, ये बॉल रेड बॉल हो, ये बॉल कैसी हो, रेड बॉल हो, और इसको हम फर्स्ट बाउल से चूज कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, फर्स्ट बाउल से चूज कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ये रिवर्स हो गया हमारे पास, कन्वर्स, एक टाइप से रिवर्स हो गया पहले का, तो इसलिए इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। ओके, तो चलो प्रूफ करते हैं, स्टेटमेंट करते हैं और फिर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बेयस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है। स्टेटमेंट ऑफ बेयस थ्योरम ये क्या बोलती है, गिवन E1, E2, so on En be n mutually exclusive and exhaustive events such that probability of EI is not equal to 0, 1 less than equal to I less than equal to n, and capital A is an arbitrary event of the sample space of the above events with probability of A not equal to 0, then probability of EI, conditional probability of event EI when event A is already occurred, probability of event EI given A is equal to क्या हो जाएगा, probability of EI event EI into probability of event A given EI divided by probability of E1 into probability of event A given E1 plus probability of event E2 into probability of event A given E2 plus so on, कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में probability of event En into probability of event A given En। ये आपके पास होती है बेस थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट को देखो ध्यान से पढ़ो, E1 E2 En n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मीनिंग इंटरसेक्शन क्या उनकी 5, E1 और E2 की इंटरसेक्शन 5, E2 और E3 की इंटरसेक्शन 5, E5 E6 की इंटरसेक्शन 5, E10 E12 की इंटरसेक्शन 5, ऐसे कोई भी दो EI EJ ले लो, उनकी इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या है कि E1 E2 और En इन सब की यूनियन लेंगे तो वो कैपिटल सैंपल स्पेस, जो कंप्लीट सैंपल स्पेस है उसके इक्वल आ जाएगी। वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपके पास सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, E1 E2 En ये सारे क्या हो गए, पार्टीशन हो गए। ये इनकम्प्लीट ने मिलके क्या बना लिया, एक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S बना लिया। ये क्या बन गया, एक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, एंड A इज एनी
आर्बिट्ररी इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। ए कैपिटल ए क्या कोई आर्बिट्ररी इवेंट है सैंपल स्पेस का और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन जीरो है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं देन ये रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर्ड। इवेंट ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई है। ठीक है, तो उसका ये फार्मूला है बाय बेस थ्योरम। तो सबसे पहले इसका प्रूफ जो आपने थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ किया था, सेम यहां पे स्टार्ट कहां से करोगे, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ जो मैंने लिखवाया था सेम एज इट इज थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ एंड में कहां तक कर दोगे जब तक आपको ये रिजल्ट नहीं मिल जाता। प्रूफ करोगे यहाँ पे थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट प्रूफ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो सारा लिखोगे, लास्ट में कहां पे पहुंच जाओगे आपने जो लास्ट में रिजल्ट आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आया था हमारे पास, समीशन आई इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन ई आई। यहां तक ये कंप्लीट यहां पे क्या करोगे, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ कर दोगे जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उससे ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको बोल देंगे इक्वेशन 1, इसको हम क्या बोल देते हैं इक्वेशन 1 2 वहां पे लेके चल रहे हो तो इसको इक्वेशन स्टार बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं इक्वेशन स्टार। ठीक है, ये आ गई। अब निकालना क्या हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई गिवन ए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ये किसके इक्वल होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यही होता है इसका फार्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। ठीक है, एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट ई आई ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट ई आई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई। दैट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इवेंट ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट ई आई। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन ई आई, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन, इनको ए बी सी बोल देते हैं। चलो छोड़ो, इस डबल स्टार क्या डालेंगे, इसको हम जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं, इसको इक्वेशन बी बोल देते हैं और जो ये आ गई इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन सी। ये तीन इक्वेशन आ गई। ठीक है, पुट the values of probability of A and probability of A intersection EI from equation A and C in equation B, in the equation B। B इक्वेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन ए और सी से। इक्वेशन बी क्या थी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई गिवन ए। क्या थी इक्वेशन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई गिवन इवेंट ए दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए, ये आर की इक्वेशन सी से किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट ई आई।
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से आई है, दैट इज इक्वेशन 1। ये जो लिखी हुई है, ये डायरेक्ट पुट कर देंगे हम। समीशन i इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट ei। ये समीशन i इक्वल टू 1 है तो n है, ठीक है। कहीं ऊपर नीचे काट दो, ये समीशन इन सब का सम है। पहले i की वैल्यू 1 पुट करोगे, प्लस करके फिर i की वैल्यू 2 पुट करोगे, उन सब का सम है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस थ्योरम के अंदर एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही नहीं आपने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हम। सिंपल क्या किया हमने, पहले जो किया था वही थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी को प्रूव किया, और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की। सिर्फ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से ये वैल्यूज निकाल के पुट कर दी। ये वैल्यू तो ऊपर आ गई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, डिनोमिनेटर वाली, न्यूमरेटर वाली वैल्यू और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकाल के जस्ट यहाँ पे पुट कर दिया है, और उससे हमारे बेस थ्योरम का प्रूफ हो गया। उसी से बेस थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है ये, ठीक है। यदि आपने थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ अच्छे से किया तो बिल्कुल इजी सा प्रूफ है। उस वीडियो को दोबारा देख लेना, अच्छे से प्रूफ वो करना और फिर ये अप्लाई करना। और इस थ्योरम के अंदर भी वो प्रूफ आपने कंप्लीट करना है। कहीं आप डायरेक्ट ये 4 लाइनें लिख दो, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, ठीक है। कंप्लीट प्रूफ करोगे। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं अब इस पे पेस्ट। क्वेश्चन करते हैं, अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, a bag contains 4 red and 3 black balls. 3 black balls. Full stop. A second bag contains 6 red and 7 black balls. 7 black balls. Full stop. One bag is chosen at random and two balls drawn from it. And 2 balls drawn from it. These balls happen to be black. These balls happen to be black. What is the probability that drawn balls belong to the second bag? देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। क्या बोला गया आपको कि ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ए सेकंड बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। वन बैग इज चोजन एट रैंडम एंड 2 बैग बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, दोनों में से एक बैग को हमने चूज किया रैंडमली और उससे 2 बॉल ड्रॉ की। दीज बॉल्स हैपन टू बी ब्लैक। अब ये दोनों बॉल्स कैसी आ गई आपके पास? ब्लैक बॉल्स आ गई। What is the probability that drawn balls belongs to the second bag? अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 2 बॉल ड्रॉ किए हैं ब्लैक बॉल्स,
वो कहाँ से आ रही हूँ, सेकंड बैग से आ रही हूँ। वापस पीछे जा रहे हैं ना, हम वापस उल्टा जा रहे हैं। पहले बैग को चूज किया, उससे बॉल निकाली, बॉल निकालने के बाद हमें ये भी पता चल गया कि बॉल ब्लैक आई है। अब वापस पीछे जाके ये बताओ कि दोनों बॉल कौन से बैग से आ रही, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये एक टाइप से कौन सा क्वेश्चन हो गया, इनवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, मीनिंग बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। इस वे से आपने आइडिया लगाना है, ठीक है। देखो वापस बैक में जा रहे हैं, पहले हमने दो बैग थे, दो बैग से दो बॉल रैंडमली चूज की। पहले तो एक बैग चूज किया रैंडमली दो बैग में से, फिर उस एक बैग से दो बॉल्स ड्रॉ की, ठीक है, टू बॉल्स ड्रॉ की, और फिर वो बॉल्स कैसी आ गई आपके पास, ब्लैक आ गई। अब क्या बोल रहा है कि ये जो दो बॉल ड्रॉ की थी ब्लैक बॉल्स, ये सेकंड बैग से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब वापस पीछे जाके बताओ कि सेकंड बैग से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी मीनिंग बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। इवेंट्स वगैरह सब कुछ यूज हम पहले वाले वे से करेंगे, जैसे हम थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में इवेंट वगैरह चूज कर रहे थे, वो सब प्रोसेस सेम रहेगी, जस्ट लास्ट में फार्मूला चेंज होगा, ठीक है। तो चलो, तो दो इवेंट बना लेते हैं। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग या फिर सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, एंड E2 बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सेकंड बैग, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इवेंट्स बना लेते हैं। लेट E1 be the event of selecting first bag and E2 be the event of selecting second bag, ठीक है। ओके, और क्या ले लेते हैं, कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या इवेंट ले लेते हैं, कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग टू ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एंड कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग टू ब्लैक balls from the selected bag, from the selected bag, ठीक है। सिलेक्टेड बैग से दो ब्लैक बॉल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको इवेंट क्या ले लिया हमने, कैपिटल ए इवेंट ले लिया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या हो जाएगी आपके पास, E1 क्या है, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग। टोटल दो बैग हैं, दो में से एक सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 वो कितनी हो जाएगी, हाफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, गिवन इवेंट E1, मीनिंग प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E1 इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, E1 इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है हमने, ठीक है। मीनिंग E1 इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, मीनिंग बैग फर्स्ट हम सिलेक्ट कर चुके हैं। बैग फर्स्ट में टोटल बॉल्स कितनी थी, 7 बॉल्स थी। अब इन 7 बॉल्स में से 2 चूज कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ओ सॉरी टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने आ जाएंगे, 7 बॉल्स में से 2 चूज कर रहे हैं, टोटल 7C2, ठीक है। और वो बॉल्स कैसी हैं, 2 ब्लैक बॉल्स, सिलेक्ट कैसी कर रहे हैं, 2 ब्लैक बॉल्स। तो फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे, टोटल कितनी थी बैग 1 के अंदर, E1 इवेंट है, मतलब बैग 1 चूज किया था हमने, सिलेक्ट किया था, उसमें से उसके अंदर टोटल 3 ब्लैक बॉल थी, 3 में से 2 चूज कर रहे हैं, वो आपके पास फेवरेबल केसेस आ जाएंगे, 3C2। तो 3C2 क्या हो जाएगा आपके पास, 3C2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 7C2, 7C2 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ऊपर कर दो इसको, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6, क्लियर है। तो ये क्या आ गया, 1/7 आ गया। ये तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन
event E2, meaning conditional probability of event A when event E2 is already occurred. E2 इवेंट अक्कर हुआ है, मीनिंग सेकंड बैग आपने सेलेक्ट किया। अब सेकंड बैग से आप कितनी बॉल्स निकाल रहे हो? 2 बॉल्स निकाल रहे हो, और वो दोनों कैसी हैं? ब्लैक। सेकंड बैग के अंदर ब्लैक बॉल्स कितनी? 7, मीनिंग उन 7 ब्लैक बॉल्स में से 2 चूज कर रहे हो, ये फेवरेबल केसेज हो गए। और टोटल बॉल्स कितनी है उसके अंदर? 13, मीनिंग 13 में से 2 चूज कर रहे हो, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेज हो गए। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल divided by 13 factorial divided by 11 factorial into 2 factorial. 2 factorial 2 factorial cancel out. 7 into 6 divided by 13 into 12. 6 2 जा 12. 7 by 26. ये आ गया हमारे पास probability of event A given event E2। ठीक है, अब by Bayes theorem, बाय बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से क्या आएगा? हमें बेस थ्योरम से क्या निकालेंगे हम? बेस थ्योरम क्या निकालना है कि these balls happen to be black, what is the probability that the drawn balls belongs to the second bag? अब बॉल्स कैसी हैं? ब्लैक। बॉल्स ब्लैक हमें पता है, मीनिंग ए इवेंट अक्कर कर गया, ए इवेंट ऑलरेडी अक्कर कर गया। उसके बाद हमने क्या निकालनी है कि ये जो बॉल्स हैं किससे बिलोंग कर रही हैं? सेकंड बैग से, मीनिंग उसके बाद E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए इवेंट जब ऑलरेडी अक्कर कर गया उसके बाद E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी अक्कर्ड। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बाय बेस थ्योरम conditional probability of event E2 when event A is already occurred is equal to probability of event E2 into probability of event A given event E2 divided by, क्योंकि यहाँ पे E1 और E2 दो ही थे, probability of E1 into probability of A given event E1 plus probability of event E2 into probability of event A given E2। ये है आपके पास, वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कितनी आई थी? 7/26, 7/26 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन E2, ये आई है 7/26, और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 1/2 थी, वो 1/2 थी। 1/2 इंटू 76 आ गया। अब ये कितनी है? 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन E1, ये 1/7 आई थी, प्लस 1/2 इंटू 7/26, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 1/2 तीनों टर्म्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7/26 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 7, एलसीएम आ गया, तो ये कितना आ गया? 26 प्लस 7 7 जा 49, तो ये आ गया आपके पास 7/26 इंटू 26 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 9 6 15 4 2 6 एंड 7 75, 26 कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपके पास 49/75 आंसर आ गया। ठीक है, 49/75 ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चंस हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है? ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। A company has two plants
to manufacture scooters. To manufacture scooters, plant 1 manufactures 70% of scooters, and plant 2 manufactures 30%. At plant 1, at plant 1, 80% of the scooters are rated as of standard quality. And at plant 2, 90% of the scooters are rated as of standard quality. ठीक है. A scooter is chosen at random and is found to be of standard quality. What is the probability that it has come from plant 2? It has come from plant 2. It has come from plant 2. देखो स्टेटमेंट को रीड करो क्वेश्चन की अच्छे से. क्या बोला गया आपके पास? ए कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स. प्लांट 1 मैन्युफैक्चर्स 70% ऑफ स्कूटर्स. 70% ऑफ स्कूटर्स प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एंड प्लांट 2 मैन्युफैक्चर्स 30%. ठीक है, प्लांट 2 के अंदर 30% मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. एट प्लांट 1 80% ऑफ द स्कूटर्स आर रेटेड एज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी and at plant 2 90% of the scooters are rated as of standard quality. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि a scooter is chosen at random. कोई randomly एक स्कूटर चूज किया है and found to be of standard quality. और वो कैसा मिला है? स्टैंडर्ड क्वालिटी का मिला है. तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर हो रहा है. मीनिंग वापस पीछे जा रहे हैं. पहले तो हमने क्या देखा कि 2 प्लांट में से एक प्लांट चूज किया, उनमें से फिर एक स्कूटर चूज किया और वो स्कूटर कैसा था? स्टैंडर्ड क्वालिटी का था. अब वापस जाके आपने ये बताना है कि यदि एक स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी का है तो ये बताओ कि कौन जो प्लांट 2 से आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी.
यदि वो प्लांट 2 से आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब इनवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मतलब हम क्या करेंगे, बेयस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम क्या लेते हैं, लेट E1 be the event that the scooter is manufactured in plant 1 and E2 be the event that the scooter is manufactured in plant 2। ठीक है, ओके। and let A be the event that the scooter is of standard quality। स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ओके, अब ये तीनों इवेंट बना लिए। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना हमें, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या था, ए स्कूटर इज चूजन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, मीनिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी का वो फाउंड कर लिया, मीनिंग ये इवेंट, ए इवेंट ऑलरेडी अक्कर कर गया। तो उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कम फ्रॉम, it has come from plant 2, plant 2 meaning E2 event occur कर रहा है। probability of event E2 given that event A is already occurred, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वालिटी का था, आपने प्रोबेबिलिटी बनानी है, बतानी है कि वो स्कूटर प्लांट 2 से आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 गिवन इवेंट A, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम सारी टर्म्स निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, इवेंट E1 क्या है, स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट 1, प्लांट 1 में मैन्युफैक्चरिंग की, प्लांट 1 में कितने स्कूटर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, 70%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कितनी हो जाएगी, 70/100, दैट इज इक्वल टू 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, मतलब प्लांट 2 में स्कूटर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इवेंट E2 क्या था, प्लांट 2 में स्कूटर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 30% मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो 30/100 दैट इज 3/10 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 3/10 हो जाएगी। ओके, अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट E1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 इज ऑलरेडी अकर्ड, मीनिंग आपने स्कूटर कहाँ से चूज किया है, प्लांट 1 से, स्कूटर आपने प्लांट 1 से चूज किया है और उसकी क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। प्लांट 1 में कितने परसेंट स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, 80%। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट A1 हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E1 इवेंट इज ऑलरेडी अक्कर्ड, इवेंट E1 अक्कर हो गया, मीनिंग स्कूटर मैन्युफैक्चर हुआ है प्लांट 1 में, स्कूटर मैन्युफैक्चर हुआ प्लांट 1 में। ठीक है, और फिर आपने उसके बाद उस स्कूटर की स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्लांट 1 के जो भी मैन्युफैक्चर्ड स्कूटर्स हैं उनमें से 80% स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के, तो क्या हो जाएगा, 80/100 आ जाएगा, 80/100 दैट इज 8/10, 4/5 भी लिख सकते हो लेकिन उस आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 8/10 रख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट E2, मीनिंग अब आपने सेकंड प्लांट से मैन्युफैक्चर किए हुए स्कूटर्स को चूज किया है और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्लांट 2 वाले कितने हैं, 90% स्कूटर्स स्टैंडर्ड क्वालिटी के, तो 90/100, तो ये 9/10 आ गया। ठीक है, अब बेयस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, बाय बेयस थ्योरम। बेयस थ्योरम से क्या हो जाएगा आपके पास, बेयस थ्योरम से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, निकालना क्या था हमें, क्या फाइंड कर रहे थे, E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन इवेंट A इज ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 गिवन A। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 गिवन A,
that is equal to probability of event E2 into probability of event A given E2 divided by probability of event E1 into probability of event A given event E1 plus probability of event E2 conditional probability of event A when E2 event is already occurred. ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या आपके पास 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन E2 ये 9/10 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 7/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 8/10 प्लस E2 की थी हमारे पास 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन E2 इसकी 9/10. ये 100 डिनोमिनेटर से हर प्लेस से कट जाएगा. ठीक है, तो ये क्या आ गया 27 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 27, तो 27 डिवाइडेड बाय 83. ठीक है, ये आ गया हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 83. ये आंसर आ. ओके, इस वे से क्वेश्चन है आपके पास सारे बेस थ्योरम के ऊपर. बाकी प्रैक्टिस आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा. ठीक है, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा. सारे क्वेश्चन बाकी इसी वे से होंगे. ऐसा कुछ नहीं है किसी क्वेश्चन के अंदर जो कि ज़्यादा टफ हो, कुछ और डिफरेंट वे से हो. नहीं, सारे क्वेश्चन सारे सिंपली इसी वे से होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए कार्ड is lost from a pack of 52 cards. From the remainder of the pack, from the remainder of the pack, one card is drawn and is found to be a spade. Find the probability that the missing card is a spade. ठीक है, तो अब देखो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो सबसे पहले. ए कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड. टोटल 52 कार्ड थे, उनमें से एक कार्ड लॉस हो गया. ठीक है, फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द पैक. अब रिमाइंडर 51 कार्ड जो बच गए, एक कार्ड लॉस हुआ है, उसके बाद 51 कार्ड्स बच गए. वन कार्ड इज ड्रॉन. उन 51 कार्ड्स में से एक कार्ड हमने ड्रॉ किया एंड इज फाउंड टू बी ए स्पेड. और जो कार्ड हमने स्पेड फाउंड जो ड्रॉ किया वो कैसा आया आपके पास स्पेड सा आया. अब क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज ए स्पेड. ठीक है, अब आपने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है यदि मिसिंग कार्ड क्या है स्पेड है इसके पास. ठीक है, ओके, तो रिवर्स है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी है तो हमें क्या करेंगे, बेस थ्योरम का कंसेप्ट है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. तो अभी देखो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, लेट E1 be the event that the lost card
is a spade and E2 be the event that the lost card is not a spade. ठीक है, lost card आपके पास spade नहीं है. Okay, and A be the event of drawing spade card from the remaining cards. A be the event of drawing a spade card from the remaining pack. ठीक है, तो ये हमारे पास ए इवेंट ले लिया. अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. प्रोबेबिलिटी एंड वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो भी देख लेते हैं. वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी निकालनी है? मिसिंग कार्ड इज ए स्पेड. मिसिंग कार्ड, लॉस्ट कार्ड स्पेड है, उसकी क्या है? इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज ए स्पेड. और कौन सा इवेंट ऑलरेडी कर चुका है? वन कार्ड इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी ए स्पेड्स. यदि आपको एक कार्ड आपने ड्रॉ किया और वो स्पेड्स मिला है, मीनिंग एक कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो और वो स्पेड मिला है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन गिवन इवेंट ए इज ऑलरेडी कार्ड. ये आपने फाइंड करना है. ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन निकालते हैं. इवन इवेंट क्या है? दैट द लॉस्ट कार्ड इज ए स्पेड. टोटल कितने कार्ड्स होते हैं स्पेड्स? 13 में से 1 चूज कर रहे हो, ये फेवरेबल केसेस. टोटल 52 में से 1 चूज कर रहे हो, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस. ठीक है, तो ये आपके पास इवन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. 13/52 1/4 आ गई. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2. अब क्या इवेंट E2? दैट द लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए स्पेड. नॉन स्पेड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 39. उनमें से 1 चूज कर रहे हो, ये फेवरेबल केसेस. टोटल 52 कार्ड्स में से 1 चूज कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ केसेस. 39/52 दैट इज इक्वल टू 3/4. ठीक है, ओके. इवन और इवेंट इस वे से, इवन और E2 इवेंट इस वे से चूज करते हैं कि इवन और E2 की यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए. किसके इक्वल आ जाए? कंप्लीट सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए. ठीक है, E1 और E2 इवेंट को हम इस वे से चूज करते होते हैं. क्लियर है? अब देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट E1, मीनिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 इज ऑलरेडी अकर्ड. अब देखो, E1 इवेंट अकर हो गया, मीनिंग लॉस्ट कार्ड क्या? स्पेड. 51 कार्ड्स बच गया अब आपके पास. 51. अब इन 51 कार्ड्स में से एक स्पेड कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं. 51 कार्ड्स में से स्पेड्स कितने बचे अब आपके पास? एक स्पेड ही आपने रिमूव किया, लॉस किया है, तो 12 में से एक चूज कर रहे हो, 12 स्पेड्स बच गए हैं. और टोटल 51 कार्ड्स बचे हैं, 51 में से एक चूज कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 12 डिवाइडेड बाय 51. ठीक है, 4/17. 3 4 जा 12, 17 3 जा 51. ठीक है, 4/17. Next, probability of event A when event E2 is already occurred. Probability of event A when event E2 is already occurred. ठीक है, if E2 event occur कर रहा है, मीनिंग जो lost कार्ड है वो स्पेड नहीं है. ठीक है, ओके. lost कार्ड स्पेड नहीं है, तो अब आपके पास स्पेड कार्ड टोटल 13 ही है. 13 में से 1 चूज कर रहे हो, टोटल कार्ड लेकिन 51 ही है. नॉन स्पेड कार्ड एक लॉस्ट हुआ हमारे पास, तो ये 13/51 आ गया. ठीक है, अब बाय बेस थ्योरम से क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकालना था? इवन गिवन इवेंट ए, ये निकालना है. तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटू
probability of event A given event E1 divided by probability of event E1 into probability of event A given event E1 plus probability of event E2 into probability of event A given E2। ये आ गया हमारे पास। E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 1/4 इंटू A गिवन E1 4/17 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 4/17 प्लस E2 की आई थी 3/4 इंटू 13/51। तो ये 1/17 डिवाइडेड बाय 1/17 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 51। ये 17 कैंसिल कर लो 3 तो ये आ गया आपके पास 4 3 12 12/39 12/39 प्लस सॉरी ये भी तो है ये 1/17 ये कैलकुलेट नहीं किया। ये आएगा ऐसे नहीं आएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। गलत कर दिया, ये सोल्व करना पड़ेगा डायरेक्ट, ये 1 मिस कर गए थे। ये आ गया 1/1 प्लस 39/12 दैट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 12/51। 12/51 3 4 जा 12 17 तो 4/17 ये आंसर आ गया। 4/17 आंसर आ गया। ठीक है, ओके। इसी वे से आपके पास ये जो थ्योरम ऑन बेस थ्योरम है, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चन इसी वे से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करके देखोगे सारे क्वेश्चन इसी वे से हैं और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है तो वो यही है। ठीक है, इसको अच्छे से करोगे। कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप कर दो या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके।